प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस हिस्से में बात होगी, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, कुछ रूहानी मामलात के हवाले से। इसके साथ साथ हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि जो जिस्मानी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। और आज के दिन हमारी कोशिश होती है कि हम बात करें कुछ नफ्सियाती मामलात के हवाले से। बड़ी तेज़ी से जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में एक सवाल मौसूल हुआ था, बल्कि हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं याहिया, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जब इस तरह के मौशी मामलात हों, जहाँ का बिजली का बिल अदा करना एक आम आदमी की बस से बिल्कुल बाहर हो चुका हो। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो बिजली का महकमा चाहे किसी भी शक्ल में हो, किसी भी नाम से हो, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में, इलाके में मौजूद हो, अब जो भी उसको नाम ले लीजिए, हेस्को हो या कोई भी हो, या ये जो कराची की बिजली की तकसीमकार कंपनी है, सबका तरीका वारदात एक जैसा है। और आवाम के ऊपर इस कदर बोझ डाल दिया गया है कि अब उनके बस से मामला बाहर हो चुके हैं, और अब वो ख़तरनाक वक्त जिसके बारे में हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो आने को है, वो आ चुका है। जगह जगह हम देख रहे हैं, शहर कराची के अंदर जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। लोग पकड़ के उनके जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको ज़दोकोब कर रहे हैं, और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका इजहार कर रहे हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन भी एक नफ्सियाती मसला है। अब बचना इससे बेहद मुश्किल है, लेकिन यकीनन ये ज़रूरी भी है। और गुजारिश मेरी ये है कि यकीनन आप अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराइए, ये आपका हक़ है। हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाइए, ये भी आपका बुनियादी हक़ है। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो मुलाजमीन हैं, ये भी आप ही में से लोग हैं, और इस इदारे के लिए काम करते हैं और शब व रोज़ मेहनत करते हैं। इनका बिजली की कीमतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये बराह रास्त उनकी निगरानी में हो रहा है, और वही इसको देखते हैं। ये जो सड़क पे काम करने वाले, ये जो टेक्नीशियन हैं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो खुदारा इनके साथ कोई भी नारवा सलूक, या इनके साथ जो ये जो मामलात हो रहे हैं, इनसे दस्तो गिरबां होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी गुजारिश। तो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो दीगर मसाइल इसके साथ जन्म लेते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये इसको बड़ा सराहा भी जा रहा है, देखने वाले बहुत सारे पैगाम भी भेज रहे हैं कि जो आप नफ्सियाती मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस सिलसिले को मज़ीद जो है वो आगे लेके जाइए। बहुत मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपका तारुफ तो माशाल्लाह बड़ा एक तवील है, बड़ी आप एक बड़े मशहूर व मारूफ साइकियाट्रिस्ट हैं जो नफ्सियाती मसाइल का इलाज करते हैं। याद रखिए, इसके ऊपर मैं आजकल बहुत ज़ोर दे रहा हूँ कि ये पागलपन और नफ्सियाती मसाइल दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके हवाले से काम कर रहे हैं डॉक्टर शफीक यासीन, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बड़े तवील अरसे तक मुख्तलिफ़ ममालिक में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। मुख्तलिफ़ किताबें भी इस हवाले से लिखी हैं। इंसान की जो नफ्सियात है किस तरह काम करती है उसके बारे में भी बात होगी। तो आज डॉक्टर शफीक यासीन और उनके हमरा डॉक्टर अवैस जो है वो मौजूद हैं। और जो यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है वो भी चला रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। तो उनके भी मामला देखते हैं डॉक्टर अवैस। तो दोनों मज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं, उनको मैं खुशामदीद दूँगा। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारे मामला मसाइल हैं जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है, लेकिन जिसका भी मैंने तस्करा किया, ये एक बड़ी वजह बन रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो हम अपने आप को जो ये समझते थे कि हमें अल्लाह ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, सब कुछ है, इन मामलात से कभी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी आज हमारे जैसे लोग भी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो गए हैं, बिजली की कीमतों की वजह से, गैस की कीमतों की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की वजह से। और जाहिर है कि जो निचला तबका है उसके लिए तो बेइंतहा मुश्किल है। जब उसकी सर्वाइवल तक बात आ जाएगी तो ज़ाहिर है उसके पास फिर ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, वो कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से जो ख़ुदकुशी है या सुसाइड्स हैं उसका जो टेंडेंसी है बढ़ती जा रही है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करें, ओवरकम कैसे करें, ये ज़रा फरमाइए प्लीज़। अच्छा सवाल है और बहुत ही रेलेवेंट है आजकल के हालात के हिसाब से। एक तो ये कि बाहर बड़ा अरसा गुजारा है, जैसे आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया यासिर, जी। और
ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है कि जहाँ पे फूड है, खाना पीना है, यूटिलिटीज़ भी इसी में आता है, उसका घर है, बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, एक मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जब स्टेबल होता है और लोग इसके बारे में इनसिक्योर नहीं होते, तो फिर डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल्स दूसरे तरफ से आते हैं। और ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि जब ये चीज़ें कवर हो तो स्ट्रेस नहीं होता। ज़ाहिर है बड़े बड़े अमीर कंट्रीज़ में भी सुसाइड होते हैं और वहाँ पे भी डिफरेंट इश्यूज़ हैं। लेकिन जब आप इस लेवल पे चले जाएं कि आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी ना हो रही हो, एक इंसान जो है वो इसलिए परेशान है कि वो आटा कैसे लेगा, तेल कैसे लेगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा, पानी आएगा कि नहीं आएगा, बिजली आएगी कि नहीं आएगी, काम पे कैसे जाएगा और बच्चों को कैसे ब्रॉटअप करेगा। तो ये तो स्ट्रेस लेवल्स को बहुत ही बढ़ा देता है। और नॉट एज अ साइकाइट्रिस्ट, एज अ आम आदमी जब मैं यहाँ पे किसी जगह दुकान पे जाता हूँ, ग्रॉसरी करता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ, आजकल मैं बहुत मायूसी की बातें सुन रहा हूँ। अभी मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग शो आने से पहले 10 मिनट पहले चला गया दुकान पे एक पानी की बोतल लेने के लिए, और बंगाली आदमी था, कहने लगा दुकान तो बंद करने का टाइम हो गया। दुकान तो अभी भी खुली है सुबह। नहीं नहीं, अब तो बिजली का बिल नहीं भर सकते, अब तो लगता है दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो कहने लगा मैं तो आया था बांग्लादेश से एक ज़माने में, तो हम तो पाकिस्तानी रुपीज़ से बांग्लादेश पे सब भेजा करते थे, रुपया बांग्लादेश का इतना कम था, और अब देखें ये हालात हो गए कि हम यहाँ पे दुकान चलाना मुश्किल हो गई। तो बहुत ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए कि बहुत ही मायूस कुन बातें सुन रहा हूँ लोगों से। और जब ये आप सुनते हैं इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर ये मायूसी चल रही है, और ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि मायूसी जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है सुसाइड से। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स, ये हमारी सोचें ही हैं जो आपको आपके बिहेवियर पे अफेक्ट करती हैं, आपके परसेप्शन या इमोशंस पे अफेक्ट करती हैं। कोर जो मेन है ना वो आपकी सोचें हैं। ठीक है। और अगर आपकी सोचें जो हैं फिर नेगेटिव हो जाए और होपलेसनेस आ जाए, नाउमीदी आ जाए, पेसिमिज्म आ जाए, तो फिर आप फ्यूचर आपको अंधेरा नज़र आ रहा है। और ये नहीं कि अभी कुछ अरसे के लिए, कुछ 1-2 महीने की बात हो, चले आपको दूर दूर तक अंधेरा नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली। तो फिर जाहिर है उसका बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसी भी कौम पे। और ये आई थिंक होना ये है, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कहना चाहते हुए भी कह रहा हूँ कि सुसाइड रेट बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक्यूट हो, जो कि अचानक से आता है ना, तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जो हमें पता है। होता है कि एड्रेनलिन रश होता है, या तो आप लड़ते हैं या भाग जाते हैं। एक तो फिनोमेना हम ये देख रहे हैं, पासपोर्ट बहुत बन रहे हैं, या पाकिस्तान से भागने का सोच रहे हैं लोग। बिल्कुल। और फाइट जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये फाइट ही है। एक लेवल आता है जब लड़ के लोग थक जाते हैं कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आ जाती है। फिर इंसान विड्रॉ हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है और कहता है यार अब कुछ भी कर लूँ, होना तो कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ही, ये फिर जो है ना, जब फाइट ही करना छोड़ दे तो उसका मतलब है कि आप डिप्रेशन और फिर खुदकुशी की तरफ, या बिल्कुल एक हॉल में जा रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा और आप सोचते हैं कि आगे कुछ होना अच्छा होने वाला नहीं है। दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग एक्चुअली। तो ये ख़तरनाक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में जैसे ये कहा जाता है कि अक्सर आपने देखा होगा, ये बात दोहराई जाती है, थोड़ी सी इर्रेलेवेंट है लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इसको समझ लें कि ये कहा जाता है कि जी पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, यकीनन ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी अनफोल्ड हो रही हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि लोगों को फिर इतना फैसिलिटेट किया जाए कि वो इस चैलेंज से किसी तरह निपट सके। लेकिन यहाँ सूरत हाल जो है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। डॉक्टर साहब ने जैसे भी निशानदेही की, जो यहाँ पर नहीं, जिसके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे भी बात हो रही है, बड़ी तेज़ी से लोग यहाँ से मुल्क से फ़रार हो रहे हैं और उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा, बड़ा गैर मामूली इजाफा हो रहा है। और अगर जिसके पास ये ऑप्शन नहीं है ऑप्ट करने के लिए, तो वो फिर सुसाइड का ही रास्ता इख्तियार कर रहा है। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल इस वक्त आंखें खुली रखने की ज़रूरत है, और जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो। ये बात कतई नहीं कहूँगा कि बाहर ना जाए, बिल्कुल अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको ये कहूँगा कि जी आप यहाँ रहें और जैसे भी हालात, ये सब नॉनसेंस है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है,
आप इसको कोशिश करें ग्रास्प करने की और यहाँ से निकलें, ये आपको ज़रूर कहूँगा। तो बहरहाल आप इसके बारे में मज़ीद कोशिश करें और देखें इसका वे आउट क्या हो सकता है, कितने ऑप्शंस आपके पास हैं, इसके ऊपर आप ज़रूर काम करें। ये रियलिटी है, मैं इसको बड़ा खुलकर जो है वो अब इंडोर्स कर रहा हूँ और खुलकर ये बात कहूँगा। मैं कतई इस किस्म की बात नहीं कहूँगा कि आप यहाँ रहें, सर्वाइव करें, वो टाइम हमने गुजार दिया। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। हत्तुल इम्कान कोशिश करें, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी जहाँ से मिलती है आप उसको ग्रास्प करें और बाहर निकलें। अच्छा जी डॉक्टर अवैस, अब सिचुएशन क्योंकि इतनी क्रिटिकल है, हम तो काफ़ी देर से इस बारे में बात कर रहे हैं कि देखें इसका सामना करें, लेकिन एट टाइम्स जैसे बड़ा मुश्किल लोगों के लिए हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब हम जब होपलेस हो जाएं उसके बाद चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, बट समहाउ इसको जो है वो अभी रेजिस्ट करना है। अब जितना रहते हुए रेजिस्ट कर सकते हैं कैसे करें इन तमाम चीज़ों को, ये ज़रा बताइए। असल में यासिर इशू ये है कि खुदकुशी जिस तरह से आजकल रुझान बढ़ रहा है, हम इस तरह के हालात में आ गए हैं कि अगर हम खुदकुशी, लोग समझते हैं कि ये एक हल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारे इस्लाम में भी हराम है खुदकुशी। और खुदकुशी करने से क्या होगा, सिर्फ एक जान मरेगी। बिल्कुल आपने खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, आपकी डेथ हो गई। उसके बाद जो आपके बच्चे थे, आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपसे रिलेटेड जितनी भी फैमिली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी डिस्टर्ब। आप उन्हें किसके उसके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब सोचने की बात है कि आपने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, आपने सोचा कि आप तो चले गए, जब आपके होते हुए वो इनसिक्योर थे, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सक रहे थे, तो आपके जाने के बाद उनका कौन होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो चीजें लोगों को सोचनी चाहिए कि शॉर्टकट हम देखते हैं, शॉर्टकट अब हम तंग आ गए कि अब मैं अब सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं, और ये एक मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं, दिमागी तनाव बढ़ जाता है, दिमागी नफ्सियाती मसाइल बढ़ जाते हैं, उसके बाद जाके आप सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। जबकि देखें, माना हमारे पाकिस्तान में आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, जिस जगह जाते हैं परेशानी है, बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं और इस तरह की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं। देखिए, ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग इन हालात से गुज़र रहे हैं। कि मेरे पास कल भी क्लिनिक पे एक पेशेंट था, तो वो बता रहे हैं बेचारे, वो फ़ीस तो दूर की, दवाइयों की पैसे उनके पास नहीं है, इवन के दवाइयाँ चलो हम कर देते हैं, फ़ीस नहीं लेते, चलो ठीक है यार, अल्लाह कर रहा होता है, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो बंदा मेरे पास बैठा हो गया, डॉक्टर साहब मैंने सुबह नाश्ता किया था, अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया, और सिर्फ मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ, और मुझे 200-300 रुपये की मुझे मैंने काम किया, और 300 रुपये का मैं बताओ, मैं अपने घर में आटा लेके जाऊँ, चीनी लेके जाऊँ, मैं क्या लेके जाऊँ। अब उस बंदे को बंदा क्या समझाए और उसके लिए क्या कर सकता है। और चलें 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, तो बंदा कुछ कर सकता है। ये तो पूरे पाकिस्तान का 80% लोगों का यही हाल हो गया है। पहले होता ये था कि 3 तरह के कास्ट लोग होते थे, एक अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब जो मिडिल क्लास था वो तो खत्म हो गया बीच में से, अब 2 क्लास आ गई, अपर क्लास या लोअर क्लास। ठीक है, तो ये सारे मेंटली डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं। लोग क्या करेंगे, एक टाइम आएगा, जिस तरह का ये टाइम आ चुका है कि कोई सुनने वाला नहीं, जहाँ पे कोई सुनने वाला ना हो, कुछ कहने के लिए। अब मैं अगर दूर ना जाए, मेरा अपना देखें, मेरी एक शॉप है, 3 महीने से वो शॉप बंद है, उसका बिल मुझे इन्होंने भेजा है कोई 20,000 रुपये के करीब। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों है, तो कह रहे हैं कि वो, लेकिन कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है। ये आपको पे करना पड़ेगा। चले, मैं तो ये चीज़ें फेस कर सकता हूँ, एक गरीब आदमी है बेचारा, वो कहाँ से पे करेगा, इतनी सैलरीज नहीं है। और डिप्रेशन शुरू भी इसी तरीके से होता है, डिप्रेशन, और फिर ये सारी चीज़ें, मेंटली डिसऑर्डर ऐसे ही शुरू होते हैं ना, जब आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, आपकी बात समझने को तैयार नहीं है। आप जॉब पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपके दिमाग में वो बिजली का बिल घूम रहा होगा, वो घर के अंदर आटा नहीं है, वो चीनी नहीं है, वो सारी चीज़ें लेके बैठा होगा। बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है, वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि घर के अंदर खाने के लिए नहीं है, बाबा परेशान है, माँ उससे मांग रही है, तो उन्होंने क्या तरक्की करनी है आगे। हम लोग एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं इस टाइम कि हमारी मदद करने को तो दूर की बात है, हम अपनी भी खुद नहीं कर सकते, किसी की तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी मेंटली डिसऑर्डर्स के अंदर हैं, ये हमारे जहनों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और ये फिर लोग इसको सुसाइड अटैम्प्ट और ये सारी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जिसके बारे में भी तस्करा हुआ है, लेकिन बहरहाल जैसे भी बात हो रही है उसके साथ साथ भी और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं जिसका हमें सामना है।
अभी डिप्रेशन के लिए बड़ा एक पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक अब तो खैर कल्चर चेंज हो गया, वरना वो एंटी डिप्रेसेंट लिए और वो सो गए। लेकिन क्या अब अभी इन हालात में रहते हुए भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलतियां हो रही हैं, ख़ासतौर में हमारे लाइफस्टाइल के हवाले से? कुछ चीज़ें शायद हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर सवार होती जा रही हैं, हमारे सेंसेस के ऊपर, तो हमें उससे कैसे ओवरकम करना है, ये ज़रा बताइएगा। फिर एक सवाल ये आया था कि उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको दोहराना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे हालात ना हो। यानी अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन आ भी जाए तो बड़े हमने लोगों को देखा है कि उनके ऊपर जैसे कोई वॉर जोन है, वहाँ पे भी लोग अपने मामलात अपने उसी तरह निपटा रहे हैं। वो कैसे चीज़ डेवलप होती है? हमें तो अब इसके ऊपर काम करना है, ये कैसे पॉसिबल हो? प्लीज़। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ से ये, क्योंकि जाहिर है आप जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे यही है कि आप पॉलिटिकली इकोनॉमिकली चेंज ला नहीं सकते, ये लीडर्स का ऊपर के लेवल का काम है। एज अ आवाम, एज लो लेवल, ग्रास रूट लेवल पे एक इंसान क्या कर सकता है, ये देखना ज़रूरी है, जो आपके कंट्रोल में हो, जो हम कर सकें। देखें, ये तो क्लियर है कि स्ट्रेस का बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो डिप्रेशन से है, और स्ट्रेस हमने इस पर बात कर ली। जहाँ तक स्ट्रेस है, जब वो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करता है तो आपके दिमाग के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, और ये केमिकल चेंजेस जो हैं आपकी थॉट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, आपकी मुस्बत सोचों को जो है ना नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, और फिर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, आपकी डिप्रेशन शुरू होता है, मायूसी की सोचें शुरू होती हैं, आपकी परसेप्शन जो है ना नेगेटिव हो जाती है, आप जिस तरह से देख रहे हैं हर चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही है, बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। तो होता ये है कि, और सेल्फ टॉक जो है ना वो भी नेगेटिव हो जाती है। आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं कि वो नाखून चबा रहे हैं दांतों में, ठीक है, और आप फिजिटिंग कर रहे हैं, आपके बिहेवियर से नज़र आ रहा है कि आप स्ट्रेस है। आपके सेल्फ टॉक में भी ये होता है कि आप नेगेटिव सोचते हैं और आपको एक अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ होती है सेल्फ सीबीटी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ना उम्मीद होना जो है ना, और उसके बाद सुसाइड की तरफ जाना, जो अवेज कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि आई थिंक वन ऑफ द मेन प्रोटेक्टिव फैक्टर अगर हमारे पास है एज अ कॉम, वो है हमारा मज़हब इस्लाम। बेस्ट हम समझते हैं हमारा मज़हब है, और उसमें सुसाइड को हराम करार दे दिया, ठीक है, और नाउमीदी गुनाह है। ठीक है, तो हम किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएं, जिस पोजीशन पे भी, हमें फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि हम निकल जाएंगे। और पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे और ये नाउमीदी कोशिश करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लें जहाँ पर हमें खुशियाँ छोटी चीज़ों से मिले, बड़ी चीज़ों से नहीं। ये देखिए, हमने अपनी खुशियों को भी जो है ना एज अ कॉम काफ़ी डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स से अटैच किया, और जिसका कहने का मतलब है कि यार मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छी जो है अमीर वो बहुत अमीर हैं, जो चाहे गरीब है वो बिल्कुल गरीब है, मिडिल क्लास तो क्रश होती जा रही है, हम देख ही रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारा एसोसिएशन ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो इंटरनल हैप्पीनेस के साथ होना चाहिए, अंदर से आप खुश हैं कि नहीं हैं। अगर हम ये देखें और दूसरा और उसको प्रैक्टिस करें कि आप नाउमीदी जो है ना उसको कम से कम करें, और हेल्प के लिए रिसोर्सेज हैं, कई ऐसे एनजीओज़ हैं जहाँ पर वो सपोर्ट मिल रही है, कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ डॉक्टर्स आपको फ्री देख सकते हैं, जहाँ आपकी काउंसलिंग हो सकती है, कई जगह ऐसी जहाँ से आपको फ्री दवाइयाँ मिल सकती हैं, तो जहाँ से बेसिक नीड्स हैं आप कहीं ना कहीं से वो कवर कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर देखिए, हमारे इस्लाम ने हमें खुद सिखाया है कि जब मक्का से मदीना लोग हिजरत करके गए थे तो किस तरह से लोगों ने मदद की थी एक दूसरे की। यहाँ पर आके आई थिंक उन लोगों का फ़र्ज़ है जिनके पास है पैसा, जो उन्होंने 4-4, 3-3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो जाके दुबई में या यूके में जाके शॉपिंग करके आते हैं और हॉलीडेज मनाते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल मनाते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा है कि वो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जी, क्या वो थोड़ा बहुत ऐसे लोगों के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल ठीक है। और एक बात ये श्योर है कि खुशी हमेशा देने से मिलती है। क्या अच्छी बात है। आप गेंद उछालें हवा में और गेंद को नीचे ही आना है, और खुशी जो है ना वो भी ग्रेविटी है। वाह,
आपने उछालना है किसी के लिए कुछ ना, वो खुशी वापस आपके पास घूम के आएगी। बिल्कुल छीनने से खुशी मिल ही नहीं सकती, नहीं मिल सकती। चीज़ों से खुशी मिल ही नहीं सकती। आप चाहे 1000 चीज़ें जमा कर लें, हमारे पास हिस्ट्री पड़ी हुई है। और ये नहीं कि हमारी अपनी हिस्ट्री, चाइना को देख लें, इजिप्ट को देख लें, मम्मीज़ को देख लें, मिंग एम्पायर को देख लें, उनके बड़े बड़े जो बादशाह थे वो अपने साथ सोना, जेवर, इवन नौकर चाकर लेके वो जब उनको दफनाते थे, उनके साथ सब चीज़ें दफना देते थे कि भाई जब वो मरेंगे तो उनके बाद ये लोग सब उनकी खिदमत करेंगे। लेकिन जब वो निकले हैं वहाँ से दफन, तो सब आप खाक हो जाते हैं मिट्टी में। एग्जैक्टली। तो आपका सोना आपके साथ नहीं जाता, ना ही कोई चीज़ आपके साथ जाती। बिल्कुल ऐसा ही। और ये बात तो फैक्ट है ना यार सर कि एक दिन हम सबको मरना है। बिल्कुल ठीक है। अगली सांस का आपको पता नहीं है, और ये कोई गारंटी नहीं कि आप 30 के हैं और नहीं मरेंगे। हो सकता है कि आप 60, 70, 80 के भी हों तो शायद जिंदा हो रह जाए, तो अल्लाह के हाथ में। बेशक ही हुई। तो ये चीज़ें हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा साइकेट्री से हट रहा हूँ मैं, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें के लिए तो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और इंसान को ये सोचना है, और हमें कुछ ना कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाने हैं एज अ कॉम कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें। बिल्कुल ठीक है। जब कोई पाकिस्तानी है, आप जानवर को भी देखते हैं, तकलीफ में तो दुख होता है। जब किसी पाकिस्तानी को आप देखते हैं कि कहीं पड़ा हुआ है। अब मैं गाड़ी चलाते हुए देख रहा था, अभी उस दिन मैं अपनी बेटी के स्कूल से वापस आ रहा था, बेचारा एक ड्रगी था, लेटा हुआ था, मुझे कितना उसके पास खाना था ना पीना था, कपड़े उसके फटे हुए थे। इट वाज लाइक ही वाज वेटिंग फॉर डेथ। बिल्कुल ठीक है। वो क्या कर सकता है? इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं तो फिर आपको दुख होता है। बिल्कुल सही है। दूसरे मुल्कों में आपको इतना ये नज़र नहीं आता जितना हमारे मुल्कों में नज़र आ रहा है। मैं आजकल खास तौर पे ये बड़ी चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो कम उम्र लोग हैं, 18 से 25 साल की उम्र में एज ब्रैकेट में होंगे, और ये जगह जगह आपको, आप जहाँ से भी गाड़ी लेके जाएं, आपको सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता हूँ कि क्या किया जाए आखिर ऐसा कि ये जो रास्ता है इसको रोका जाए। क्योंकि अगर ये सोसाइटी में ये चीज़ इस तरह पेनिट्रेट जैसे कर गई है, अगर इसको ना रोका गया तो फिर इसके बड़े ख़तरनाक नताइज जो है वो सामने आएंगे। ड्रग एडिक्शन के हवाले से वैसे आपसे बहुत बात होती है ख़ास तौर पे, तो ये ऐसे लोग हैं, क्या इनको पहुंचाया जा सकता है? क्या इनकी ड्रग एडिक्शन जो है वो लगता है कि बड़े सीरियस स्टेज तक पहुंच गए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए? ये क्वेश्चन एक आया था कि हमें ऐसा महसूस होता है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चला गया है कि अगर वहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो शायद कोलैप्स कर जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? इज देयर एनी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? दैट्स द क्वेश्चन एक्चुअली। नहीं, देखिए असल में यासिर इसमें दो चीज़ें होती हैं। अब जो पेशेंट एडिक्शन है, आदी है, एक नशे का आदी है, तो उसको जब हम एडमिट करते हैं तो एडमिट करने के बाद उसके विड्रॉल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, जब उसके विड्रॉल्स आते हैं उसी दौरान उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा होता है। उसमें देख रहे होते हैं कि उसको किस हद तक और किस नौइयत का नशा कर रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर नशा कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उसके विड्रॉल्स होते हैं। तो जब विड्रॉल्स का टाइम होता है तो फिर उन्हीं टाइम के अंदर हम वो मेडिकेशंस दी जा रही होती हैं, इंजेक्शंस दिए जा रहे होते हैं, जिससे उनकी वो एडिक्शंस जो चीज़ें थी, आदत जो उनकी बनी हुई थी, वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जो सेल्स एक बन जाते हैं नशा कर करके, वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू होती हैं। और देखें, एक बात मैं कहूँगा, कोई भी ट्रीटमेंट हो, किसी तरह का मर्जी इलाज हो, जब तक वो इलाज कामयाब नहीं होता, जब तक मरीज़ खुद ना चाहे ठीक हो। ठीक है। बाज़ बात अक्सर ऐसा होता है कि हम ट्रीटमेंट करवा के गए, जी सर वो तो बिल्कुल यहाँ तो 1 महीना एडमिट रहे और माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गए, और जाके फिर उन्होंने 2 महीने के बाद नशा करना शुरू कर दिया। तो देखें, अगर बंदा खुद से जहर खाए या खुद से खुदकुशी करना चाहे तो उसे आप रोक नहीं सकते। आप एक दफ़ा रोकेंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ज़्यादातर आपको ये जो तादाद मिलेगी ना, जो रोडों के ऊपर नशे करने वाले पड़े हुए हैं, ये वो, इनमें मुझे जहाँ तक लगता है, शायद मैं गलत हूँ, इनमें मेजॉरिटी की तादाद शायद ये वो हैं जो ट्रीटमेंट करवाते रहे होंगे इनके घर वाले, और इन्होंने नशा नहीं छोड़ा, और हर दूसरे दिन ये नशा करते रहे होंगे, और फिर एक दिन तंग आके घर वालों ने इन्हें छोड़ दिया। ठीक है। तो या तो ये तादाद इस तरह की भी ज़्यादा है, और दूसरा फिर इस तरह ये जो ट्रीटमेंट हम जो कर रहे होते हैं, यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल जिस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है, बेसिकली वो सारी चीज़ें यही है कि हम नाउमीदी, मायूसी, ये सुसाइड अटैम्प्ट्स वाली चीज़ें, डिजीज़ हो गई, ड्रग एडिक्शंस वाली चीज़ें हो गई, बच्चों के बिहेवियर चेंजेस चीज़ें हो गई, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बाजू का ऐसा होता है, मल्टीपल डिजीज़ के साथ हमारे पास पेशेंट आता है, मेंटली डिसऑर्डर्स हैं उसके साथ में उसको डायबिटिक भी है, साथ में उसको हार्ट का इशू भी है, साथ में कोई बिहेवियर चेंजेस भी हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, या स्किन डिजीज़ आजकल बहुत कॉमन हुई हुई है, इस तरह की सारी चीज़ों के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो फिर हम मल्टीपल चीज़ों के ऊपर
मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं हमारी, फिर हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उसमें फिर हार्ट का ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, न्यूरो से रिलेटेड है तो न्यूरो का चल रहा होता है, जनरल फिजिशियन से रिलेटेड है तो फिर उसका भी चल रहा होता है, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन की डिजीज़ हैं, तो हम ये सारी चीज़ें एक पैनल के तौर पे लेके चल रहे होते हैं। अक्सर यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं कराची में भी, पाकिस्तान में भी, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ है कि वो नफ्सियात है या ड्रग्स से रिलेटेड है तो बस वो उसी चीज़ को लेके चल रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होता यही है कि अगर वो दिल का मरीज़ है और साथ में नफ्सियात का भी है, अगर आप किसी जनरल हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो नफ्सियात के मरीज़ या ड्रग एडिक्शन के पेशेंट को नहीं रखते, वो रेफ़र कर देते हैं कि ये हमारा केस नहीं, जबकि उसके साथ कार्डिक इशूज़ भी थे, उसके साथ डायबिटिक इशूज़ भी थे। तो हम ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल यासीन साइकियाट्रिक में देते हैं और डॉक्टर शफीक बड़ी अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। और चलें गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर डिप्रेशन के हवाले से, और मौजू ऐसा था कि जिसके ऊपर बात करते हुए शायद हम खुद भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब इस मौजू को और इस जो मूड है इसको चेंज कर दें। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बड़ी हैबिट्स भी होती हैं, अनयूजुअल हैबिट्स भी होती हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ये इसलिए कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी और आपको समझ में भी आए, जिसका इंसान से ताल्लुक़ होता है। कुछ ऐसी आदत होती हैं, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं बट हमें नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं। और हर शख्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं कि मैं जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, मैं अपने से शुरू करता हूँ, तो मैं अपने कभी दाढ़ी को ऐसे कर रहा होता हूँ, कभी कुछ कर रहा होता हूँ। मैंने नोट किया दूसरों को भी करते हुए कि जब कोई स्ट्रेस में होता है, कोई अपने होंठों को नोच रहा होता है, कोई अपने कान को ऐसा कर रहा होता है, कोई मैंने देखा है कि कोई बालों को ऐसे स्क्रैच करता है, खुजाता है या कुछ करता है। इस तरह की हैबिट्स हैं, और जब आप उनको पॉइंट आउट करेंगे कि ये आप जो है इसको छोड़ दें, ये मुनासिब नहीं है, तो फिर उसको फिर कहता है कि यार मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि मैं इस तरह के कोई काम कर रहा होता। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि क्या इस तरह की हैबिट्स हैं जो बहुत दफ़ा ऐसा होता है टाइम्स के बहुत इरिटेटिंग हो जाती हैं, इसको क्या ठीक किया जा सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू डॉक्टर साहब। कि ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कुछ लोगों को पैर का हिलाना बहुत ज़्यादा होता है या वो कर रहा होता है, तो कोई बहुत जल्दी जल्दी अपने पोस्चर्स को चेंज कर रहा होता है, ये भी एक कोई प्रॉब्लम लगती है। क्या इसकी ट्रीटमेंट है कोई? ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ट्रीटमेंट है, लेकिन हैबिट चेंज नहीं करनी, हमें सोच चेंज करनी है, स्ट्रेस चेंज करना है। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल फिजिटिंग हो गई, पाँव हिलाना है, नेल बाइटिंग हो गई, ये सारे वो इंडिकेशंस हैं कि इंसान परेशान है, स्ट्रेस में है, सोचों में है। और इसके अलावा स्ट्रेस के और बहुत से, कई लोगों के दिल तेज़ तेज़ धड़क रहे होते हैं, मैदा अंदर उनको अंदर फील होता है, बाहर के बिहेवियर से नहीं, लेकिन मैदे की ख़राबी भी जो है स्ट्रेस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती है। कई लोग समझते हैं चेस्ट पेन हो रहा है जिसके ताल्लुक़ स्ट्रेस से, लेकिन समझते हैं हार्ट का प्रॉब्लम है। तो बात ये है ना कि आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी है तो आपको अपनी सोचें चेंज करनी है। आपको ये देखना है कि जब मैं नेल बाइट कर रहा हूँ या फिजिटिंग कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आप ये सेल्फ टॉक, जिसे मैं पहले भी बात कर रहा था, कि आप खुद से बातें करते हैं या खुद जब हमारी सोचें अपने दिमाग में फिर रही होती हैं, तो वो अब आप एवेल्यूएट करें, अगर हर इंसान करे तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि हाँ, जब मैं ये कर रहा था बिहेवियर तो उस समय क्या सोच रहा हूँ। कि ये ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है एट टाइम्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है कॉन्शियस माइंड के ऊपर, तो हम ज़्यादा इस तरह की वो करने लग जाते हैं। लोग चाहते हैं इसको ओवरकम करना, लेकिन वो कह नहीं पाता, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर पर्सनालिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। कोई अननेसेसरली कोई ग्लासेस को ऊपर करना, ये भी होता है। तो मेरे ख्याल में ये काउंसलिंग के ज़रिए ठीक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें बड़ी इरिटेटिंग हो जाती हैं, बड़ी एम्बैरेसिंग भी कुछ हो जाती है। लोगों को मैंने देखा है कि कोई नाक में हार्ड उंगली डाल देता है, कोई कान में, और वो अच्छा खासा उसकी पर्सनालिटी होती है, बट एक सेकंड में इमेज है उसका। साइकोडायनामिक्स लेवल पे आप बात कर रहे हैं, बेसिकली कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल पे, और उसमें ईगो आ जाता है, इड आ जाता है और सुपर ईगो आ जाता है। जो सिगमंड फ्राइड के लेवल पे अगर हम बात करें तो
और यही जंग चल रही होती है इंसान के अंदर दिमाग की, क्योंकि कॉन्शियस लेवल तो रियलिटी से क्लोज तरीन होता है कि अभी हम बैठे हैं, हमें पता है कि आप यहाँ बैठे हैं, ये डॉक्टर वेज यहाँ बैठे हैं, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। अनकॉन्शियस लेवल आप डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये आपका फाइलिंग एरिया ऐसा है जो बिल्कुल पीछे की तरफ है और वो सबकॉन्शियस है। उसको फिर भी एक्सेस करना थोड़ा बहुत पॉसिबल है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल नहीं। वो और डीप जहाँ के जो सोचे जो हैं वो डीप रूटेड है और बहुत ही इनग्रेन्ड है और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंसान के पुराने, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं जब आप ब्रॉडअप हो रहे होते हैं, आपकी ब्रॉडअप में माँ बाप के साथ रिलेशनशिप, स्कूलिंग में कोई इन्वायरमेंटल बुलिंग है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इमोशनल इश्यूज़ हैं, खुद एतमादी की इश्यूज़ हैं, भाई बहनों के साथ बड़े बड़े, किसी भाई को बच्चों को ज़्यादा अटेंशन मिली, किसी को कम अटेंशन मिली, स्कूल में एकेडमिकली आपने कम परफॉर्म किया, अच्छा किया, मतलब ये दौड़ तो चलती रहती है। लेकिन इसमें आगे पीछे में कभी कभी बड़े ट्रॉमास भी होते हैं, कभी बड़े इमोशनल इश्यूज़ भी होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रह जाते हैं इंसान। और फिर जब वो बड़ा होता है और जब वो उस तरह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि हमारा जो ये है ना, पहले एक साल जो चाइल्डहुड के होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अटैचमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं कि माँ बाप के साथ उसका अटैचमेंट कैसा है, उसको कितना प्यार मिला, कितनी अटेंशन मिली माँ बाप से, वो कितना ट्रस्ट कर सकता है अपने माँ बाप को, और इसी से जो ना वो उसकी पर्सनैलिटी बनती है। अब आप कई लोग देखते हैं जो कभी किसी पे भरोसा करते ही नहीं, और हमारी आम नेशन की आदत हो गई है हम भरोसा नहीं करते। आप चले ऑस्ट्रेलिया में या वहाँ पे आपने एक चीज़ सुन ली उसको, और आप, मैं अगर 8-10 साल से वहाँ रह रहा हूँ, मुझे पता है वो गलत नहीं करेगा मेरे साथ, तो उसने कहा है तो 95% से 99% चांस है कि वो अपनी बात को पूरा करेगा। ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को और गड़बड़ घपले नहीं करते, यहाँ बताते कुछ है करते कुछ है। तो ट्रस्ट इश्यूज भी अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉम में आ चुके हैं, हमारी पर्सनैलिटी खसरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट आपकी एज अ इंडिविजुअल हो रही होती है इस तरह की, तो उसमें कई खामियां गलतियां रह जाती हैं और फिर हम जो है इस तरह का बिहेवियर हमारा हो जाता है अपने आसपास के लोगों के साथ या दूसरों के साथ, कि जहाँ पे हम सही लेवल पे परफॉर्म नहीं करते, हमारा इमेज हम खुद ख़राब कर रहे होते हैं। और फिर अब देखें हर प्रोफेशन का इमेज आप देखें ख़राब होता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। वजह ये है कि कहीं पे भी ट्रस्ट नहीं है। अगर आप मैकेनिक के पास जाते हैं, आप डरते हैं कि भाई ये सही पार्ट्स डालेगा कि नहीं डालेगा। Exactly. जाते हैं तो आपको डर लगता है भाई ये काम सही करेगा नहीं। आप खुद बैठे होते हैं अपना काम हम छोड़ के कि भाई देखूँ तो सही जो मैंने चीज़ खरीदी है वहाँ लग भी रही है कि नहीं लग रही। बिल्कुल सही है। बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता। आपने गाड़ी दी, चाबी दी, आप आराम से, आपको पता है जो चीज़ होनी है होगी, शायद पैसे 2 रुपये ज़्यादा दे देंगे लेकिन काम ठीक होगा। तो बात यही है ना। अब थोड़ा सा मैं ड्रिफ्ट कर गया हूँ उस पॉइंट से, लेकिन पॉइंट यही है हमारा कि हमारी सेल्फ सोचों को हमें ठीक करना है और उसको हमें लेके जब हम चलेंगे तो फिर ये सब चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं। फिचडिंग भी ठीक हो सकती है। हमारी एंजाइटी की एक वजह ये भी है, जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो बेसिकली हमारे अंदर वो गिल्ट रहता है जो हमें रेस्टलेस रखता है। हम चाहे कहने को कह दें कि अल्लाह देख रहा था और हम ये है और हमने बेईमानी नहीं की या गलत नहीं किया, और आप गलत करके आ चुके हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है, तो वो जो मुनाफिकत वाला एस्पेक्ट है वो आपको अंदर अंदर खाता ज़रूर है। एग्जैक्टली वो नहीं छोड़ता आपको। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग देख रहा था, रिसर्च देख रहा था। अब वो जो मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं, ये बड़ी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी कि हम कभी आपको बताएंगे कि डोपामिन क्या होता है, किस तरह इसको इंक्रीज़ किया जाता है, ये कोर्टिसोल लेवल बढ़ने से क्या होता है, डिप्रेशन कॉज करता है। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, थोड़ी सी शायद मुश्किल हो ना, हार्ड टू स्वॉलो, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि ऐसा दिमाग के अंदर हार्मोन होता है जब हम अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करने के लिए फिर हमें कुछ इस तरह की एंटरटेनिंग चीज़ें हम देखते हैं, जिसके ऊपर हम, एक पूरी रिसर्च है। ये जो आज आपको मोबाइल ऐप्स जो हैं, टिकटॉक वगैरह, इसमें आप सारा दिन अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, बनाने वाले ने क्या सोच के इसको बनाया कि आपको किस तरह इंटैक्ट रखना है आपके इसके अंदर, और सारा आपका टाइम इस पर कंज्यूम करना है। तो हम इसीलिए एक्चुअली कर रहे होते हैं कि हमारा डोपामिन लेवल बढ़ जाए, हम उसको ज़्यादा एंटरटेनमेंट हमें उससे मिलती है। बट एट द वेरी सेम टाइम उसके अंदर जो नॉलेज हमारे अंदर जा रही है वो सारी नेगेटिव है। वो एंटरटेनिंग तो है यकीनन, लेकिन अब एक पूरी थ्योरी है कि सैडिज्म क्या होता है, किस तरह हम वो नेगेटिव चीज़ को एंजॉय करने के लिए देखते हैं, वो एक अलग थ्योरी। हैविंग सेड दैट,
ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, क्या इसकी वजह ये भी है कि नेगेटिविटी अराउंड बहुत ज़्यादा है? इसको कैसे ओवरकम करें? और आज सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि जो बच्चों की जो इतनी स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप हो गई है, जो सेल फोन के साथ हर वक्त चिपके रहना है, इसको कैसे ओवरकम करें? अब ये तो कोई तरीका बताएं प्लीज़। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ है आजकल जो हम ये हमारी अपनी पेरेंट्स की वजह वजूहत भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम बच्चों को टाइम नहीं देते, हम अपने कामों में टाइम दे रहे होते हैं। जैसे ही बच्चा रोएगा, आपने मोबाइल उठाया, उस पर लगाया, ये लो। अब वो जो बच्चा है उसको माँ बाप से ज़्यादा एडिक्शन जो है वो उस मोबाइल की है, उस टैब की है। वो सारा दिन वो बैठा रहेगा, उसको इतने करीब उनके मोबाइल होते, और उसकी जो आई साइड हैं, अभी मैंने कितने ऐसे केसेस हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और उनको हैवी नंबर्स के वो ग्लासेस लग चुके हैं। जी। जब वो इतनी उम्र के अंदर हैवी ग्लासेस पे हैं तो आगे जाके उनकी आइज़ का क्या होगा? ठीक है, तो ये हमें जो माँ बाप हैं इनको अच्छी तरीके से इस पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है कि जब बच्चे को टाइम देने का टाइम है ना, माँ का जो टाइम बच्चे को देने का है, जो एक मोहब्बत का टाइम है, जो उसकी केयर का टाइम है, वो प्रॉपर बच्चे को दिया जाए। जब आप उसे टाइम नहीं देते, आप अपने कामों में लगे हुए हैं, और जैसे ही वो बच्चा रोएगा, तो बच्चा जब रोता है तो फिर फौरन उठाया उसको दे दो, और वो फिर उसका एडिक्शन हो जाती है उसे फिर ना माँ चाहिए ना बाप चाहिए, उसे एक मोबाइल दें, और माँ और बाप लंच करने जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं, भाई बच्चा उसको मोबाइल दे देना। अब वो जो मोबाइल है वो उसके दिमाग के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है, उसकी आई साइड पर भी असरअंदाज हो रहा है। और फिर अब जो बीच में भी हमने इस बात पे कई दफ़ा डिस्कशन हुई है कि पबजी नाम से गेम है, हो ठीक है, ये गेम है, ऑनलाइन गेमिंग्स हो गई। अब ये जो चीज़ें हैं, ये आपका पूरा का पूरा फोकस जो है दिमाग का वो उस गेम के ऊपर होता है। कान में आपके हैंड फ्री लगी हुई है, एयरबड्स लगे हुए हैं, और उनका साउंड इतना होता है कि वो मेंटली तौर पे बच्चे जो हैं बड़े हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसी वजह से बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि अब ये फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, ध्यान नहीं दे पाते, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन्वायरमेंट के अंदर बिल्कुल एक अलग होके बैठ गए हैं। सबको छोड़ के, जब एक मना कर रहा है दूसरा मना कर रहा है, उसको छोड़ा कोने में बिल्कुल बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं बुरी हालत से, और वो मेंटली तौर पे बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका नेक्स्ट लेवल ये भी है कि असल में देखें, मोबाइल फ़ोन्स या ये जो मीडिया है, इसने क्या पेरेंट्स को और टीचर्स को रिप्लेस कर लिया है कुछ हद तक, क्योंकि पेरेंट्स उतनी टेंशन नहीं दे रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। एक वक्त था जब हम इज़्ज़त करते थे, अल्लाह के बाद माँ बाप है, उसके बाद है तो टीचर्स हैं, उस्तादों की इज़्ज़त, और बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। क्या वो रिस्पेक्ट अभी भी है? क्या हम माँ बाप की और उस्तादों की इतनी रिस्पेक्ट आजकल भी करते हैं? नहीं, शायद में इतनी नहीं करते। मतलब वो जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना कि आपका जो स्क्रीन टाइम है, और ख़ास तौर पे उसमें जो दिखाया जाता है वायलेंस, एग्रेशन, और ये भी एक फैक्टर है कि सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया है। आप सड़कों पे देखें, बाइक एक पहिए पे चल रही है, इधर से इधर ऐसे लड़के लेके जा रहे हैं जैसे वो जेम्स बॉन्ड हो। अच्छा, वो मूवीज़ देख के ना समझते हैं कि ये चीज़ इतनी आसान है, और इतना मैं शो ऑफ करूँगा तो मैं इतना अच्छा हीरो लग रहा हूँ, या वो अपने आप को इमेजिन, जहाँ पर उनकी अपनी आई थिंक सेल्फ स्टीम लो होती है, वो उसको ऊपर लाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, जो कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, बहुत रिस्क टेकिंग। और इम्पल्सिव तो वैसे भी ये बच्चे होते हैं। ये जो एज ग्रुप है टीन्स का जो होता है ना, फ्रॉम 12, 13 टू 19, 20 जो हो गया, ये एज ग्रुप ऐसा है कि बड़ा ही इम्पल्सिव एज ग्रुप है। सीखते अगर आप गलत चीज़ें तो बड़े आराम से सीखेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और स्पेशली अगर माँ बाप की एब्सेंस है और वो नज़र नहीं रख रहे, रेगुलरली पूछ नहीं रहे, देख नहीं रहे कि उसका बच्चा क्या स्क्रीन पे देख रहा है या क्या कर रहा है, तो चांसेस है कि वो आस्ते आस्ते आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाए, और फिर वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पर वो सुसाइड भी कर सकता है। और प्रेशर ऑफ स्कूलिंग जो है वो एक अलग एस्पेक्ट है जो उसके टॉप पे है। अच्छा, प्रेशर ऑफ स्कूलिंग अलोन नहीं है। जब आप इसमें ऑक्यूपाई हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, तो आपके पास टाइम भी एकेडमिकली कम रह जाता है, फिर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होती है, फिर माँ बाप डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, टीचर की तरफ से प्रेशर आता है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस क्यों नीचे की तरफ जा रही है। इससे ग्रेजुअल ड्रिफ्ट, और उसकी वजह ये है कि आप बाकी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे जिसमें आप नहीं होते, तो शायद एकेडमिकली बेहतर परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए मैं खुद एक बड़ा गेमर में रहा जब मैं छोटा था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ था, एक तो बड़ा कंट्रोल्ड गेमिंग थी, दूसरा ये कि मेरा जो स्किल सेट है उससे बढ़ गया था, मेरी जो लर्निंग की एपेटाइट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी वजह से।
मैं फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरी जो कैपेबिलिटीज़ थी उसकी वजह से इन्हांस हो गई थी गेम खेलने की वजह से। कोई ट्रिकी सिचुएशन में किस तरह वो करना होता था एक्ट, उसकी वजह से। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जो गेमिंग है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। इसकी वजह से ये जो आप बता रहे हैं जो बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं और ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो अब मैं देख रहा हूँ बाय द वर्च्यू ऑफ यही है जो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग हो रही है इसकी वजह से। और इतना एडिक्शन का लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल कोई नहीं है। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे होते थे कि मैं उसमें ये काम करना है मैंने, और फिर वो मैं रिलैक्स करने के लिए गेम्स खेलता था। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल। एक और चीज़ जो अभी मेरी जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई है वो ये पता ही चला कि अब बहुत सारी गेमिंग ऐसी हो रही हैं जिसको खेलने की वजह से आपको शायद वो पैसे भी देते हैं। बिल्कुल, आप उससे यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो बहुत सारे अभी मेरे लिए शॉकिंग था कि मुझे किसी ने बताया कि मैंने उसको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं करता और मैं जो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग है उसके ज़रिए पैसे कमा रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे उससे पैसे कमा रहा हूँ, तो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग कि मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी सुबह उठ के ऑफिस जाऊँ, रात भर मैं गेम खेलता हूँ, उससे पैसे कमाता हूँ, दैट्स इट, लाइफ गोज़ ऑन। अब मैं बड़ा हैरान हूँ कि अगर इस तरह का कल्चर है, अब ये तो बड़ी ख़तरनाक सी एक सिचुएशन है, बट ये हो रहा है। अच्छा, अब ये मैं देख रहा हूँ फैमिलीज़ के अंदर भी जो अच्छे खासे मैरिड लोग हैं, जो अभी न्यूली मैरिड हैं, जो टाइम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कम्युनिकेशन हो, वो भी आजकल ऑफिस से आने के बाद सिर्फ गेमिंग में मसरूफ़ हैं और उनकी वाइफ जो है वो बेटर हाफ उनकी वो कॉल करके बताती हैं कि अब ये फैमिली रिलेशंस के अंदर जो है बात आना शुरू हो गई है। क्या किया जाए जी? इसमें देखिए मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। एक तो जब आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो आपका जो सर्वाइकल है, जो गर्दन आपकी मोड़े हैं, ये आप इस फिंगर पे आते हैं तो ये जो लास्ट से लेके बेसिकली 7 सर्वाइकल होते हैं हमारे। जब हम इस मूवमेंट्स पे आते हैं तो फिर हमें ये पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। दोनों शोल्डर्स में हमें पेन फील होगा, गर्दन में दर्द होगा, मूवमेंट्स में पेन होगा। जाहिर सी बात है हमने अपने जो बॉडी सिम्टम्स है उनको बिल्कुल ऐसे करके रखा हुआ है। हम ये लगे रहते हैं तो ये सारी हमारी पूरी की पूरी विटिब्रास, गर्दन के मोरे हो गए, कमर के हो गए, आखिर लंबर तक हम चले जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज इसकी वजह से भी आ रहे हैं। फिर दूसरा देखें, दिमागी मसले मसाइल अपनी जगह, आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप शादीशुदा ज़िंदगी है, अब जो शौहर आएगा सुबह से शाम तक वो मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल के बाद वो फिर आपस में उनके रिलेशंस ख़राब होते हैं। फिर इसमें एक हद तक जो चीज़ें हैं, देखें हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा अगर हम निकालें तो बहुत हद तक एक चीज़ में आता है कि आपका जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके अंदर भी बड़ा गहरा ताल्लुक आता है, जिनसी मसाइल भी इससे जन्म लेते हैं। एग्जैक्टली, अब मेन जो इश्यूज आते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, हम जिनसी हवाले से बहुत अच्छा हमारा ट्रीटमेंट है। जो ज़्यादातर मेल के अंदर ऐसे इश्यूज आते हैं, पूरा दिन थकावट से काम से आए, फिर मोबाइल में लग गए, रात को नींद सही तरीके से नहीं आई तो वो सुबह में उठेगा नहीं, वो स्ट्रेस की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के ऊपर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इसी के ऊपर डिस्कशन हमारी हो। अब ये बड़ा सीरियस इशू है कि जो भी आपने बताया कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप समझने की क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, लोग पूछते हैं कि जो इनफर्टिलिटी है ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ती जा रही है। उसका जो टॉप मोस्ट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही एक प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेस और ये जो अनहेल्थी लाइफ स्टाइल है। वेल डॉक्टर साहब, वक्त क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं अगर इसके ऊपर बात करते रहें तो मेरे ख्याल में पूरा दिन गुजर जाए और हम शायद बोर भी ना हो और बात भी करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर शफीक यासीन, दैन डॉक्टर अवैस, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद मेहमानों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और यकीन करें कि ये ऐसा मौजू है जिसके ऊपर मैसेजेस आते चले जाते हैं, लोग इसके ऊपर जानना चाहते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखें नेक्स्ट फ्राइडे को भी, और होपफुली आगे भी कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इस इशू के ऊपर हमारी डिस्कशन होती रहेगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।